नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आपका स्वागत करता है। आज हम विद्यार्थियों से जैनेंद्र के अगले निबंध पर चर्चा करेंगे। जैनेंद्र कुमार ने कुछ निबंध बेसिक बातों पर लिखे हैं, जैसे साहित्य क्या है, साहित्य का उद्देश्य, ऐसे उनके कई महत्वपूर्ण निबंध हैं। और साहित्य क्या है, इस पर बहुत सारे अन्य विद्वानों ने भी विचार किया है, तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और बाकी बच्चों के लिए यह है कि आज का ये हमारा वीडियो एमए फाइनल की छात्राओं के लिए है, और तो उसी पर हम बात करेंगे। तो साहित्य को जब भी हम परिभाषित करना चाहते हैं तो कई तरह से लोग सोचते हैं। कोई कहता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो मुक्तिबोध ने कहा कि दर्पण तो निष्क्रिय होता है। तो फिर आगे बढ़कर कहा गया कि साहित्य समाज का दर्पण तो होता है, लेकिन वो वह भी दिखाता है जो क्या होना चाहिए, आदर्श की स्थिति एक बताता है साहित्य। तो कोई विद्वान कहता है कि साहित्य एक शहद है, यह सदियों से इकट्ठा किया गया है और उसका आस्वाद हम अगर एक बूंद भी ले लेते हैं तो हमारा जीवन सफल है। यानी जैसे मधुमक्खी इतने परिश्रम और इतने मेहनत से अपने छत्ते में शहद इकट्ठा करती है, वैसे ही हमारे लोगों ने साहित्य को इकट्ठा किया है। और प्रेमचंद इसको एक जलती हुई मशाल कहते हैं। वो कहते हैं कि साहित्य पीछे नहीं चलता, वो तो आगे चलने वाली एक मशाल है जो रास्ता दिखाती। तो इस तरह से समय समय पर साहित्य पर बात होती रही कि साहित्य वस्तुतः है क्या। कोई कहता है शब्दों और अनुभूतियों का संयोग है, कोई कहता है कि जो है यह किसी को रास्ता दिखाने का एक माध्यम है, कोई कहता है कि साहित्य सहायक होता है समाज बदलने में। तो बहुत सारी बातें साहित्य को लेकर की गई है, और आज हम जो जैनेंद्र क्या सोचते हैं साहित्य को लेकर, उस पर हम जो है उनके निबंध साहित्य क्या है की चर्चा करेंगे। और ये आपके पाठ्यक्रम में तीसरा निबंध है। बहुत छोटा निबंध है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3.5-4 पृष्ठों का निबंध है। और प्रश्न परीक्षक किसी भी निबंध से ले सकता है और व्याख्या तो कहीं से भी ले सकता है। इसलिए आपका हर निबंध को गौर से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ आप 15-20 निबंधों में भ्रमित हो जाएंगे कि ये कहाँ से उठा ली इसने व्याख्या। और हम ये चाहते हैं कि कम से कम आप जो नियमित विद्यार्थी हैं वह थोड़ी गंभीरता से अध्ययन करें, और आप लोग तो कम से कम व्याख्या को पहचाने कि ये किस निबंध से ली गई है। क्योंकि 15-20 निबंधों का संकलन होने पर प्राय व्यक्ति थोड़ा सा जो है वो भ्रमित हो जाता है कि अरे ये पंक्तियाँ तो उस निबंध से होनी चाहिए और ये उससे होनी चाहिए। लेकिन जब वो बार बार पढ़ेगा तो वो अवश्य पता कर लेगा कि ये किस निबंध से ली गई है। तो अब हम अपना निबंध जो है साहित्य क्या है वो पढ़ेंगे। साहित्य की सृष्टि और साहित्य की आधुनिक प्रगति पर आलोचनात्मक विचार आरंभ करें, इससे पहले अच्छा होगा कि उसके बारे में हम जानकारी स्पष्ट कर लें। जैनेंद्र क्या कहते हैं कि साहित्य की सृष्टि पर हम आलोचनात्मक दृष्टि से बात करें, उससे पहले ये समझ लें कि साहित्य जो है क्या चीज़ है, साहित्य क्या है। यह प्रश्न उठाकर हम आशा ना करें कि उत्तर में वह परिभाषा पा सकेंगे जो प्रश्न के चारों खूंटे घेर ले। यानी अगर हम ये सवाल खड़ा करते हैं कि साहित्य क्या है, तो हम ऐसी परिभाषा की कल्पना ना करें, हम ऐसा ना सोचें कि हम एक ऐसी परिभाषा पा लेंगे जिसमें सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। यानी जैनेंद्र यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी वस्तु की परिभाषा जो है वह एक संकेत होती है, वह एक व्याप्ति होती है, लेकिन वह संपूर्ण नहीं होती। यानी कि अगर हम किसी वस्तु की परिभाषा देने का, डेफिनेशन देने का काम करेंगे तो वह उसकी कुछ विशेषताओं को बताएगी या उसकी कुछ जो है अर्थ को स्पष्ट करेगी, सब कुछ को नहीं। और बहुत अच्छी बात जैनेंद्र यहाँ एक पंक्ति में कहते हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो पंक्ति, परिभाषा सहायक होती है, वो प्रश्नवाचक चिन्ह को सर्वथा मिटा नहीं देती। आप इसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि कभी कभी बहुत ही कोई अद्भुत पंक्ति मिल जाती है हमें पढ़ते हुए। परिभाषा सहायक होती है, वह प्रश्नवाचक चिन्ह को सर्वथा मिटा नहीं देती। यानी परिभाषा आपको समझने के लिए या समझाने के लिए एक जरिया है, लेकिन वो आपके प्रश्नवाचक हमेशा के लिए नहीं मिटाती। अगर हम इतिहास की भी परिभाषा देंगे कि वो अतीत
के जो है तथ्यों का संकलन है, या वो अतीत में घटित हुई घटनाओं का ब्यौरा है, तो ये एक परिभाषा हमने आपको समझाने के लिए दी है। हो सकता है ये कुछ कैरेक्टर को कैरी करती होगी, लेकिन ये संपूर्ण नहीं होती अपने आप में। एक संपूर्ण परिभाषा जो है कभी नहीं मिलती, हर बार उसमें कुछ जोड़ा या घटाया जा सकता है। वो एक क्वेश्चन मार्क है, उसको जो है हमेशा के लिए नहीं मिटाती। परिभाषा द्वारा प्रश्नवाचक चिन्ह को मिटा देने का यत्न हमें नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि अगर हम किसी वस्तु की प्रश्न परिभाषा दे रहे हैं तो हम ये करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह को मिटा देंगे। नहीं मिट सकता वो, हम चाहें तो भी नहीं मिट सकता है, क्योंकि फिर भी मनुष्य के मन में कुछ वो रह ही जाता है। और यही तो सवाल है कि अगर मनुष्य का अगर जिज्ञासा शांत हो जाएगी या उसके अंदर शंका नहीं रहेगी, तो फिर आप देखिए कि विज्ञान में कैसे जो है विकास होता। जब हम छोटे थे तो एक पीले कलर का बल्ब आता था, इतना भारी, इतना गर्म होता था। उसके बाद दूसरा जो है छोटे वाइट कलर के बल्ब आने लगे, फिर एलईडी आ गए, अब और उससे आगे जा रहे हैं। तो ये क्या है, अगर एक ही परिभाषा उस समय तय हो जाती कि भैया ये सा बल्ब होता है, तो व्यक्ति तो आगे सोचता ही नहीं। और अब तो जो है उस तरह के भी आने लग गए जो सालों साल चलेंगे आपके, कहीं जो है वैसा नहीं होना, और वो तो बहुत ख़राब होते थे। तो इस तरह से वो कह रहे हैं। यह समझ लेना चाहिए कि हमारे सब प्रकार के ज्ञान के आगे और साथ सदा प्रश्नवाचक चिन्ह चलता है। जैनेंद्र क्या कहते हैं, और इसको आप अंडरलाइन व्याख्या के लिए भी कर लेना, अच्छा अंश है कि हमारे सब प्रकार के ज्ञान के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह चलता है। आपके अगर घर में कोई छोटा बालक हो, तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा जिज्ञासु हमारे घर में हमारा बालक होता है, जो 4-5 साल का जब बोलना सीख जाता है, तब से लेके 8-9-10 साल का होता है तब वो बहुत प्रश्न पूछता है। ये अलग बात है कि हमारी स्कूली व्यवस्था को और हमने अपनी पढ़ाई की उस एटमॉस्फेयर को हमने ऐसा कर दिया कि हम उसकी जिज्ञासा को वहाँ ख़त्म ही कर देते हैं। हम उसकी प्रश्नाकुलता को हम लोग ख़त्म ही कर देते हैं शिक्षण व्यवस्था में, कि वो पूछना ही बंद कर देता है। क्योंकि वहाँ कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक भी पूछने से रोकता है, कई बार वो भी नहीं चाहता कि बच्चा बार बार पूछे, और कई बार साथ वाले जो बच्चे होते हैं वो भी उसको हंसकर या तिरस्कार या ऐसे कर करके उसके अंदर की जिज्ञासा धीरे 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 वो समाप्त हो जाती है। तो फिर वो प्रश्नवाचक कभी नहीं उठता, तो फिर आगे जो है कैसे वो होता है। तो सब प्रकार के ज्ञान के आगे सदा प्रश्नवाचक चिन्ह चलता है। कोई भी ज्ञान हो उसके आगे एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो होता है, अर्थात उस पर एक सवाल तो होता ही है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस चिन्ह को ठेलकर आगे से आगे बढ़ाता रहें। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम एक प्रश्नवाचक का उत्तर दें और फिर और आगे चलें, और दूसरे प्रश्नवाचक का उत्तर दें और आगे चलें। पर यह भी हम करें कि उसे अपनी आँखों की ओट कभी ना होने दें। जब ऐसा होता है तभी आदमी में कट्टर आग्रह और हठधर्मिता आती है और उसका विकास रुक जाता है। लेकिन अगर यदि हम उसको देखना छोड़ देंगे, या हम अपनी आँखों से उसको उस तरह से उसका विश्लेषण छोड़ देंगे, या अपने उस पे अड़ जाएंगे, भैया हम तो इसका उत्तर नहीं देते, या हम इस प्रश्नवाचक से नहीं समर करने को तैयार हैं, तो फिर जो है विकास रुक जाता है। फिर जो होता है कि जितना प्रगति इस दुनिया देश में हुई है वो प्रश्नवाचक चिन्ह से ही हुई है। इस तरह एक परिभाषा बनाए और उससे काम निकालकर सदा दूसरी बनाने को तैयार रहे। ठीक है, हमें परिभाषा बनाना भी हमारा मजबूरी है, एक हमें लिखना है कुछ, तो एक परिभाषा हम बनाएं और फिर उससे काम निकालकर फिर दूसरी के ऊपर जुट जाएं। यह प्रगतिशील जीवन का लक्षण है, और प्रगतिशील अनुभूतिशील जीवन का लिपिबद्ध व्यक्तिकरण साहित्य है। और ये जो है वो आगे बढ़ते हुए, प्रगतिशील किसको कहते हैं, आगे बढ़ते हुए जीवन का लक्षण है। यानी हम किसी क्वेश्चनवाचक पे न अड़े, आगे से आगे चलते रहें। और प्रगतिशील अनुभूतिशील यानी जो हमारी भावनाएं होती है, हमारे भाव होते हैं, उन अनुभवों को लिपिबद्ध व्यक्तिकरण साहित्य है। उसको जब हम पेपर पर लिख देते हैं, एक लिपि प्रदान कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, साहित्य। प्रगतिशील, अनुभूतिशील और लिपिबद्ध, तीन बातें यहाँ कह रहे हैं। प्रगतिशील यानी आगे बढ़ाने वाला, ऐसा साहित्य नहीं जो आपको पीछे घेरे। ऐसा साहित्य पहले अब तो बहुत कम हो गया उन सब का। पहले जब घासलेटी साहित्य एक शब्द आया था हिंदी में,
और वो बहुत लिखे जाते थे, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर भी आपको मिल जाएंगे। तो वो भी साहित्य होता था। वहाँ बहुत सारी दुकानें होती थी जहाँ वो उपन्यास बिकते थे, अलग अलग तरह के, वो गुंडार, ये वो वाला, वो इंस्पेक्टर, और वो पहाड़, और वैसा ये, और उसका खून और इसकी हत्या। साहित्य तो वो भी था, हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसको उपन्यास नहीं कहेंगे हम। लेकिन वो कैसा उपन्यास है, वो कैसा साहित्य है जो हमें प्रगति नहीं प्रदान करता, वो हमारे अंदर विकार पैदा करता है। तो प्रगतिशील यानी आगे बढ़ाए, जिसको पढ़कर आपको लगे कि हाँ, मैं जो है ये मेरे अंदर आज रिफाइंडनेस हुई, ये मेरे अंदर कुछ नया आगे बढ़ने का, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। साहित्य वो नहीं होता है कि जो चोरी सिखाए, नहीं। साहित्य वो होता है जो आपके अंदर पॉजिटिव जो है एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट करे। अगर आपने छोटेपन में प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी, नमक का दरोगा, जब हम 10वीं में थे तब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आती थी वो, तो उसमें क्या हो रहा है कहानी के अंत में, कि कहानी के अंदर जो ईमानदार पुलिस जो अपना चुंगी वाले इंस्पेक्टर हैं, वो रिश्वत लेने से मना कर देते हैं, तो उनकी नौकरी चली जाती है। प्रेमचंद यहाँ कहानी को ख़त्म नहीं करते। यही साहित्य की प्रगतिशीलता है, यही जो है उसको आगे बढ़ने वाली बात है। वह कहानी के अंत में वही सेठ जिसने उनको रिश्वत देने की कोशिश की थी या जिसने उनको नौकरी से हटवाया, वही आता है और वो उनको दुगनी तनख्वाह में क्या कहता है कि आप मेरे यहाँ मैनेजर बनो, क्योंकि आप जैसे ईमानदार व्यक्ति की मुझे ज़रूरत है। ये होती है साहित्य की प्रगतिशीलता, के जीवन में ईमानदार रहने पर हम थोड़े समय के लिए कष्ट पा सकते हैं, लेकिन बाद में जब जो है हम और जो है हमें अच्छा फल मिलता है। इसे यूँ कहें कि मनुष्य का और मनुष्य जाति का भाषाबद्ध या अक्षरबद्ध ज्ञान साहित्य। दूसरे शब्दों में वो क्या परिभाषा देते हैं कि मनुष्य का या मनुष्य जाति का भाषाबद्ध या अक्षरबद्ध ज्ञान साहित्य। यानी बहुत सारे हमारे यहाँ भाषा समूह है, अंग्रेजी भी है, तो फ्रेंच भी है, तो जर्मन भी है, तो स्पेनिश है, तो फारसी भी है, तो उर्दू भी है, तो हिंदी भी है, तो राजस्थानी भी है। तो इन सब भाषाओं का जो लिपिबद्ध, भाषाबद्ध, अक्षरबद्ध ज्ञान है, वह साहित्य है। अब देखो, यहाँ पर जैसे ही उन्होंने कहा था ना आपको ऊपर परिभाषा पर प्रश्न चिन्ह लगाओ, तो हम तुरंत अभी एक प्रश्न चिन्ह जैनेन्द्र जी पर भी उनकी परिभाषा पर लगा देते हैं। क्यों? वो क्या कह रहे हैं? मनुष्य का और मनुष्य जाति का भाषाबद्ध या अक्षरबद्ध ज्ञान साहित्य है। जबकि आज हम साहित्य से सीधा संबंध जो है किससे ले रहे हैं? कविता, कहानी, नाटक, उन सब से ले रहे हैं। जबकि ज्ञान के अंदर और तमाम अनुशासन आ जाते हैं। अक्षरबद्ध ज्ञान जो होता है उसमें तो अर्थशास्त्र भी आएगा, इतिहास भी आएगा, दर्शन भी आएगा, तो धर्म भी आएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो ज्ञान आज की तारीख में हम बात करें तो बहुत बड़ा एक जो है वो ले लेता है आयाम, और साहित्य उस ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है। यह अलग बात है कि बहुत पहले ज़माने में जो है ज्ञान को भी काव्य कहा जाता था, यानी काव्य को ही ज्ञान कहा जाता था। हो सकता है जैनेन्द्र का यहाँ पे ये भी अर्थ हो। प्राणी में जब नव्य बोध का उदय हुआ तभी उसमें यह अनुभूति भी उत्पन्न हुई कि यह मैं हूँ और यह शेष दुनिया है। यानी जब हम आदिम अवस्था से, जब हम पहले गुफाओं में रहते थे, तब हमारे पास लिपि और वो तो नहीं थे, हम ज़्यादा से ज़्यादा चित्र बना पाते थे और बिल्कुल आदिम शिकार करते, खाते और वैसे ही रहते थे। फिर धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट हुआ, हम उस पत्थर पाषाण युग से और आगे निकले, तब हमारी भाषा बनी और तब हमारे अंदर एक बोध डेवलप हुआ। तब समझ में आने लगा कि अच्छा, यह मैं हूँ और यह जो है वो बाकी दुनिया है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसका आर पार नहीं है और मैं अकेला हूँ। उसके अंदर मैं और हम की एक बात, एक भावना डेवलप हुई। यह अनंत है, मैं सीमित हूँ, क्षुद्र हूँ। दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन मैं उसका बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा हूँ। सूरज धूप फेंकता है तो मुझे जलाती है, हवा मुझे काटती है, पानी मुझे बहा ले जाती है, डुबा देगा, और ये जानवर चारों ओर खाऊं खाऊं कर रहे हैं। धरती कैसी कटीली और कठोर है, पर मैं हूँ और जीना चाहता हूँ। यानी उस सभ्यता के प्रारंभिक दौर में उसको पता चला, धीरे धीरे एक एक बोध डेवलप होता गया। अच्छा, ये सुबह सूरज आता है, ये अस्त होके जाता है, फिर शाम को चंद्रमा आता है, ये सूरज गर्मी में जलाता है,
ये हवा जो होती है ये समस्या पैदा करती है। ये पानी हमारे इस काम आता है और इस तरह से हमें संकट में डालता है। ये हमारे चारों ओर जो हिंसक जानवर हैं ये क्यों करते हैं, क्या करते हैं। ये धरती कटीली है, कठोर है। पता चला जब मनुष्य माँ के गर्भ में होता है तब सबसे अनुकूल और सबसे उसके लिए कह दीजिए कि वो दशा होती है जब उसको कुछ नहीं करना, बिना हिलाए डुलाए कुछ बिना किए उसका भरण पोषण होता है। लेकिन एक बार जैसे ही वो धरती पर आया तब उसे अपने लिए सब संघर्ष करना पड़ेगा, उसका फिर कोई जो है वो नहीं होता। फिर भी जीना चाहता है और फिर भी मनुष्य तमाम संकटों के बावजूद भी वह जीना चाहता है। ये जो भावबोध जब पैदा होता है तब जो है साहित्य का जन्म होता है। आज के लिए इतना ही, और हम इस पर आगे कक्षाओं में इस निबंध पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।